Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. From today onwards, we are going to start Geography, Class 8th, Chapter number 5, Industries. इसके पहले हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर, जहाँ से हमने देख लिया था शुरुआत होती है आपकी 3 इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ की. ठीक है, 3 इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में प्राइमरी एक्टिविटी जो है वो है आपका एक्सट्रैक्शन या फिर प्रोडक्शन. ठीक है, जनरली जिसमें हम गिन लेते हैं एग्रीकल्चर को. ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी, फिर आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी एंड देन टर्शरी एक्टिविटी. राइट, प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर हम पढ़ ही चुके हैं. सेकेंडरी एक्टिविटी में हमें पढ़ना है मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना, किसी भी चीज़ को बेसिक से बनाना, है ना, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू जाना, उसको कंप्लीटली क्रिएट करना, बनाना. ठीक है, अब कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है तो ऑब्वियस है कि वो कहाँ पर होगी, इंडस्ट्रीज़ में बनेगी. ठीक, यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए एक डिफरेंस कि इंडस्ट्री क्या है और फैक्ट्री क्या है. देखो, फैक्ट्री का मतलब होता है एक आउटलेट, है ना, मतलब एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है. लेकिन इंडस्ट्री का मतलब क्या है, उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसके रॉ मटेरियल्स, सारी प्रोसेस, लोगों को वेजेस देना, रेंट पे करना, उसको फैक्ट्री तक पहुंचाना, उसको मार्केट में बेचना, ये सारी चीज़ें जो हैं, जब इन सबको मिलाकर आप बात करेंगे तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ की इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे. राइट, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा. राइट, अब टेक्सटाइल फैक्ट्री की बात कर रही हूँ तो हम सिर्फ एक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं जहाँ पर सारा काम हो रहा है. लेकिन अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम सारे एस्पेक्ट को गिन रहे हैं कि टेक्सटाइल में जितने भी फाइबर्स बन के आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं. ठीक है, कौन सा क्रॉप हमको ग्रो करनी पड़ रही है, कैसे ग्रो करनी पड़ रही है, कितने में मिल रही है. राइट, फिर हम उसको प्रोसेस कैसे कर पा रहे हैं, थ्रेड कैसे बन रहा है, कपड़ा कैसे बनेगा, फिर कपड़े से प्रॉपर मतलब थान वाला जो कपड़ा है, फिर उसके बाद प्रॉपर जो क्लोथ्स आप पहन सकते हैं वो कैसे बनेंगे, और फिर उसको मार्केट में कैसे बेचा जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होगा. ये सारी चीज़ें जब हम सबके बारे में बात करते हैं देन वी कॉल इट टेक्सटाइल इंडस्ट्री. राइट, सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंडस्ट्रीज. हम फैक्ट्री के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्री के बारे में. राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडस्ट्री क्या है, फैक्ट्री क्या है, तो इसलिए हमने इसको पहले ही पढ़ लिया. राइट, चलो, तो हम देखने वाले हैं अपनी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या फिर जिसको आप कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग. सिंपल सी डेफिनेशन दी है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल. ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आप किसी भी रॉ मटेरियल में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो ना. राइट, अगर हम कॉटन से कपड़ा बना रहे हैं तो कॉटन से कपड़ा बनाने के बाद कॉटन का प्राइस कम रहेगा और कपड़े का प्राइस ज़्यादा रहेगा. क्यों? क्योंकि हमने कुछ वैल्यू ऐड किया है. राइट, जैसे कि पेपर बनाना किससे, पल्प से. ट्रीज जो होते हैं आपके, सॉफ्ट वुड जो होती है उससे बनाते हैं पल्प और फिर उससे बनाते हैं पेपर. राइट, और पेपर से फिर बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं ना, न्यूज़पेपर्स बनते हैं, टेक्स्ट बुक्स बनती हैं, नोटबुक्स बनती हैं. राइट, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं. राइट, और वैल्यू एडिशन करने से क्या हो रहा है कि यूटिलिटी बढ़ रही है, या वाइस वर्सा भी आप इसको कह सकते हैं कि यूटिलिटी यानी यूजफुलनेस बढ़ रही है रॉ मटेरियल की, क्योंकि हम उसको प्रोसेस कर दे रहे हैं, और प्रोसेस हम कहाँ कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में. गेटिंग? तो इंडस्ट्री की डेफिनेशन यहाँ से देख लो. इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज. इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन भी कर रहे हैं और सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं. तो आपके हिसाब से तो मतलब अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से हम देखें तो इंडस्ट्री में प्राइमरी एक्टिविटी भी आ रही है, टर्शरी एक्टिविटी भी आ रही है और सेकेंडरी एक्टिविटी भी आ रही है. गेटिंग? क्योंकि हमने देखा कि फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो सेकेंडरी एक्टिविटी है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं सारे एस्पेक्ट्स के बारे में तो वो इंडस्ट्री है. राइट, दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, आयरन और स्टील प्रोड्यूस कर रहे हैं हम. कोल माइनिंग जहाँ पर हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, कोल माइनिंग इंडस्ट्री. एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, सर्विस प्रोवाइडर, है ना. जैसे आप टूरिज्म के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर एक्चुअली किसी फिजिकल प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग तो हो नहीं रही ना, लेकिन हम उसको इंडस्ट्री क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि टूरिज्म जहाँ पर हम टूरिस्ट लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना, उनके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ खोल रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है,
एक ओवरऑल स्फीयर में की बात कर रहे हैं हम, इसलिए हम उसको इंडस्ट्री बोल रहे हैं, राइट। ये इंडस्ट्री की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लाइक 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो दिस डेफिनेशन इज सफिशिएंट, राइट। चलो आगे बढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज काफ़ी सिंपल टॉपिक है, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको ये बताया गया है कि क्लासिफिकेशन जो है वो अलग अलग लेवल पर होता है। कैसे? यहाँ पर हम देखते हैं कि रॉ मटेरियल के बेसिस पर जब क्लासिफिकेशन होता है तो 4 टाइप की इंडस्ट्री बनती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मरीन बेस्ड इंडस्ट्री और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, राइट। मतलब कि कोई भी इंडस्ट्री इन 4 प्रकार के रॉ मटेरियल्स को यूज करती है, इसलिए 4 क्लासिफिकेशन है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यूज करती है आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को। कैसे? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स एज देयर रॉ मटेरियल्स, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग क्या है? कोई भी क्रॉप या कोई भी एडिबल चीज़ जो ग्रो की जा रही है थ्रू एग्रीकल्चर, उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना फैक्ट्रीज में और फिर उससे कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो लंबे समय तक रखा जा सकता है, जैसे कि फ्रूट से जैम बनता है, ठीक। अगर जैम बना है तो वो खराब नहीं होगा जल्दी, क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को क्या किया गया है? प्रोसेस, ठीक है। और कैसे, कौन से रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया है? जो कि एग्रीकल्चर से मिला है, दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री मतलब हम मिनरल ओर्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। मिनरल ओर्स का मतलब क्या है? जो आपको जमीन के अंदर पत्थरों में लगे हुए मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। और उसी को बोलते हैं क्योंकि जमीन के अंदर जो पत्थर है, जो रॉक्स है, उसके अंदर आपके मिनरल्स होते हैं, ठीक है, उससे जुड़े हुए होते हैं। तो जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हम और बाहर निकालते हैं या और से अंदर ही क्या करेंगे? मिनरल को सेपरेट करेंगे, ठीक है। अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आ सकती हैं? जैसे कि आयरन एंड स्टील। क्यों? क्योंकि आयरन जो है, स्टील तो ठीक है हम बना रहे हैं, लेकिन आयरन जो है वो हमको ज़मीन के अंदर से मिल रहा है, गेटिंग। तो इसको आप कहेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, या दूसरा किसी भी प्रकार का मिनरल जो आप ज़मीन के अंदर से निकाल रहे हैं और फिर उससे कोई भी सामान बनाते हैं, कोई भी, राइट, या किसी भी यूज़ में ला रहे हैं, तब भी वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री ही कहलाएगी। देन मरीन बेस्ड इंडस्ट्री। मरीन बाय द नेम इटसेल्फ हम समझ सकते हैं कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो एक्वेटिक प्लांट्स या एनिमल्स का यूज़ कर रही हैं, ठीक है, जिनको रॉ मटेरियल जो है सी या ओशन या किसी भी वाटर बॉडी से मिल रहा है, तभी हम उनको मरीन बेस्ड इंडस्ट्री बोल रहे हैं। अब मरीन बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब क्या है? एक तो आपकी फिशिंग, ठीक है, फिश ऑयल्स बनते हैं या सी फूड जो होता है, राइट, जो आपके कोस्टल एरियाज में, कोस्टल कंट्रीज में ज़्यादा फेमस है, तो वो सारी की सारी क्या होंगी? मरीन बेस्ड इंडस्ट्री। देन फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, जो हमें रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब फॉरेस्ट से मिलने वाले जो रॉ मटेरियल है उनको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के साथ कंपेयर, या मैं एक तरीके से कहूँ कंफ्यूज ना करें आप, ठीक है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड में आप प्रॉपर एग्रीकल्चर कर रहे हो, लेकिन फॉरेस्ट में जो ग्रो कर रहा है वो नेचुरली ग्रो हो रहा है ना, वो नेचुरल वेजिटेशन है, राइट। और यहाँ पर आपके वाइल्ड लाइफ को भी इंक्लूड किया जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी कहाँ पर है? फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में, राइट। तो पेपर, क्योंकि वो हमको फॉरेस्ट से मिल रहा है। फार्मास्यूटिकल्स का मतलब क्या है? दवाइयाँ, गेटिंग, दवाइयों के लिए जो ड्रग्स हमको मिल रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं? फॉरेस्ट से मिल रहे हैं। फर्नीचर, क्योंकि टिम्बर मिल रही है, एंड बिल्डिंग्स, राइट। तो ये रॉ मटेरियल के बेसिस पे 4 प्रकार की इंडस्ट्रीज हो गई, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड। नाउ अब देखते हैं दूसरा क्राइटेरिया, साइज। साइज के बेसिस पर कितने प्रकार की इंडस्ट्री हो सकती है? तो वो है 2, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैसी होंगी? ऑब्वियसली जिनमें खर्चा कम होगा, ठीक है, जिनमें प्रॉफिट भी कम होगा और जिसमें ज़्यादा लोगों को आपको इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा, उनको आप कहेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लेकिन लार्ज स्केल इंडस्ट्री का मतलब क्या है? यहाँ पर आपको कैपिटल यानी खर्चा भी ज़्यादा करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लोगों की मदद भी लेनी पड़ेगी, प्रॉफिट भी या लॉस भी इंक्रीज हो सकता है, गेटिंग। और जो प्रोडक्शन है वो बड़े लेवल पर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो छोटे लेवल पे हो रहा है, गेटिंग। जैसे कॉटेज या हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है, मतलब कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हैं छोटी सी इंडस्ट्री में, ज़्यादा बड़ा कोई भी उनका प्रोडक्शन नहीं है,
राइट, या फिर जिसको आप हाउस होल्ड इंडस्ट्री कह सकते हैं कि घर के ही कुछ लोग मिलकर कुछ पर्टिकुलर सामान जो है उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। गेटिंग? जैसे कि जो हैंडक्राफ्ट्स करते हैं या पेंटर्स हैं या आर्टिसंस जो हैं, जैसे कि बास्केट वीविंग है, पॉटरी है या हैंडीक्राफ्ट्स है, इन सबको बोला जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, क्योंकि नो डाउट इंडस्ट्री है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है लेकिन छोटे लेवल पर हो रही है, इसलिए वी आर कॉलिंग दैम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री कौन सी होती है? जिनका इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। कैपिटल का मतलब होता है जो पैसा आप अपने बिजनेस में या अपने किसी भी यूनिट में लगाने वाले हो। फिर टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करना पड़ता है, लार्ज स्केल पे काम होता है। गेटिंग? एग्जाम्पल सिल्क वीविंग, क्योंकि सिल्क वीविंग आप छोटे लेवल पे करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सेरिकल्चर जो है यानी सिल्क वॉर्म्स को जो कल्टीवेट करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है और इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कैपिटल। फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, प्रोसेस करना है फूड तो आप छोटे लेवल पे काम नहीं कर पाते, आपको मशीनरी और टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन करना है, स्टोरेज प्रॉपर करना है, कंटेनर्स प्रॉपर लाने हैं, तो वहाँ पर काम जो है वो बड़े लेवल पर हो जाता है, राइट। इसलिए इनको बोलेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्री। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स या हैवी मशीनरी, अब ये सब तो छोटे बिजनेस में हो नहीं सकते ना, या कुछ लोग बस मिलके तो नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट, ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब क्या होता है कि जो भी इंडस्ट्री है वो किसके नाम पर होती है, ठीक है, उसका ओनर कौन है। अब ये दो तरीके से हो सकती है, या तो हालांकि तीन तरीके से हो सकती है, या तो प्राइवेट होगी मतलब किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास होगी, या तो फिर स्टेट ओन्ड यानी कि गवर्नमेंट की होगी, या इसको आप पब्लिक सेक्टर भी बोल देते हैं, ठीक है। या जॉइंट सेक्टर, मतलब कि जॉइंट सेक्टर का मतलब है कि पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है, दोनों मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो उसको जॉइंट सेक्टर बोल देंगे। एंड कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेटिव का मतलब क्या है कि वहाँ पर कोई स्टेट या कोई इंडिविजुअल नहीं है, कुछ लोग साथ में आते हैं और मिलकर एक दूसरे के कोऑपरेशन से काम करते हैं। गेटिंग? प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, चाहे तो कोई एक व्यक्ति भी कर सकता है या फिर पार्टनरशिप में ग्रुप भी कर सकता है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट चलाएगी, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या आपका जो इंडियन ऑयल है, BSNL है, ठीक है, ये गवर्नमेंट जिनको चला रही है तो उनको स्टेट ओन्ड या फिर पब्लिक बोलते हैं, पब्लिक इंडस्ट्रीज। फिर जॉइंट सेक्टर, जो जिनकी ओनरशिप और जिनका ऑपरेशन स्टेट और इंडिविजुअल दोनों के हाथ में होता है, राइट, जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड। फिर कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है, जैसे कि अमूल, राइट, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल का नाम तो आई होप सबने सुना ही होगा, दे सारे डेयरी प्रोडक्ट्स, आइसक्रीम्स एंड व्हाट नॉट, राइट। तो ये क्या है, ये कोऑपरेटिव है जहाँ पर प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स जो है, ठीक है, या वर्कर्स जो है, ये सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं और कोऑपरेशन कर रहे हैं, सबको थोड़ा थोड़ा फायदा उससे होता है, राइट, और किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता। सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। चलो, तो हमने तीन वेज देखे जिसमें हम इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई कर सकते हैं, राइट। कौन कौन से हैं हमारे तीन वेज? रॉ मटेरियल्स, साइज एंड ओनरशिप। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। चलो, नाउ देयर विल बी सर्टेन फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को। वाई लोकेशन इज इम्पॉर्टेंट? हमको क्यों अभी तक दूसरा फैक्टर नहीं पढ़ाया गया, लोकेशन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। लोकेशन पे फोकस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है जब आप किसी भी पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर हमको पता है, आपको मान लेते हैं कि एक इंडस्ट्री ओपन करनी है, ठीक है। अब आपको जो इंडस्ट्री ओपन करनी है उसमें काम में आने वाला रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा दूर है, तो आपका क्या होगा, रॉ मटेरियल उस जगह से आपकी फैक्ट्री तक लाने में, इंडस्ट्री तक लाने में क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाएगा, तो आपका प्रॉफिट डिक्रीज होगा, है ना, आपका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। लेबर, अगर जिस एरिया में आप इंडस्ट्री खोल रहे हैं वहाँ पर कोई भी लेबर आके काम नहीं करना चाहता,
या कोई भी लेबर वहाँ आकर रहना नहीं चाहता, तो आपको लेबर्स इजीली नहीं मिलेंगे, और लेबर्स इजीली नहीं मिलेंगे तो क्या आप खुद अकेले सारा काम कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल, राइट। या फिर अगर कोई लेबर यहाँ पर आकर रहता भी है तो फिर उसकी डिमांड एक नॉर्मल लेबर से तो ज़्यादा होगी, है ना, मॉनिटरी डिमांड जो है उसकी। कैपिटल, ठीक है। अब जो भी इंडस्ट्री है उसको आप ऐसी जगह पे लगाना ज़्यादा पसंद करोगे ना जहाँ पर आपका जो कैपिटल है उसका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिले आपको, ठीक है। ऐसी जगह पे अपना पैसा या अपना हार्ड एंड मनी ऐसी जगह तो नहीं लगाओगे ना जहाँ पर आपके ग्रोथ के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। प्लस आपके पास कैपिटल होना भी चाहिए, राइट। अगर आपके पास कैपिटल बहुत कम है, बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, और आप बहुत बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हो या बहुत बड़ी इंडस्ट्री प्लान कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा? कैपिटल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, लोन लेकर काम करोगे। देन मार्केट जो है, क्या वो आपकी इंडस्ट्री के पास है? अगर नहीं है तो फिर से अगेन आपकी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ जाएगा। प्लस आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या उसकी मार्केट में वैल्यू है, या लोग उसको खरीदने के लिए तैयार होंगे भी या नहीं। देन पावर, पावर का मतलब यहाँ सिंपली है इलेक्ट्रिसिटी से, है ना। देन लैंड, ज़मीन भी होनी चाहिए, राइट, या सही जगह जो है। अब आप कोई लैंड है जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, वहाँ पर आप एक फैक्ट्री लगा ले रहे हो, तो क्या होगा? उस लैंड की जो वैल्यू है वो घट जाएगी, राइट। देन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी आपके आसपास होनी चाहिए, वरना नो मैटर कि आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना ले, अगर वो मार्केट तक नहीं पहुंचेगा और रॉ मटेरियल आप तक नहीं पहुंचेगा बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो जब भी कोई इंडस्ट्री बनाता है तो ये सारे और इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो उसको ध्यान में रखकर इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन को देखना पड़ता है, ओके। देन इंडस्ट्रियल सिस्टम। अब इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है ये देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल सिस्टम में 3 चीज़ें होती हैं, इनपुट्स, प्रोसेस और आउटपुट, ठीक है। अब ये आपने अभी तक अगर कंप्यूटर या आईटी पढ़ा है तो आप उसमें समझते होंगे कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट क्या होता है। इसी को हम अपने इंडस्ट्री के सिस्टम में देखते हैं। इंडस्ट्री के सिस्टम में इसको कैसे देखेंगे कि कोई भी इंडस्ट्री बन रही है तो उसमें जो रॉ मटेरियल्स लग रहे हैं, ठीक है, उनको आप बोलेंगे इनपुट, राइट। मतलब किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में जितनी भी चीज़ें लग रही है, ठीक है, इन द फर्स्ट प्लेस, उन सबको आप बोलेंगे इनपुट। जो भी प्रोसेस हो रही है, ठीक है, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है कि मशीनरी का यूज़ करके आप किसी भी प्रोडक्ट को दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहे हो, रॉ मटेरियल से कुछ फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हो, तो वो सारी की सारी जो प्रोसेस है, एक्टिविटीज़ हैं, वो आ जाएंगी आपकी प्रोसेसेस में। और आउटपुट, आउटपुट का मतलब होता है कि जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है आपका, उसको आप कहेंगे आउटपुट, रिजल्ट जो कहेंगे हम, ठीक है। देखो, इनपुट्स का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल्स, लेबर्स, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्टेशन, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब ये जितनी भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो ना, जैसे अगर पावर यूज़ कर रहे हैं तो आपको बिल देना पड़ेगा, लैंड अगर आपका खुद का है तो आपको खरीदने के लिए पैसा लगेगा, और अगर आप किराए से लेके चल रहे हैं तो आपको रेंट देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट देना पड़ेगा, लेबर को सैलरी या वेजेस देनी पड़ेंगी, राइट। रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, मार्केट में लोगों को अपना सामान रखने के लिए देंगे तो कुछ परसेंटेज उनको देना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे कॉस्ट जो है ना, इन सबको आप गिनेंगे इनपुट्स में, राइट। फिर प्रोसेस क्या है? वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। मतलब प्रोसेस को, जिसको आप हिंदी में प्रक्रिया कहेंगे, कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही हैं जिसकी मदद से रॉ मटेरियल जो है वो फिनिश प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, उसको आप कह लेंगे प्रोसेस। और आउटपुट क्या है? फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है, एंड प्रोडक्ट जो मिल रहा है या जो आपने इनकम उस चीज़ से अर्न करी है, उसको आप कहेंगे आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनपुट क्या होगा? कॉटन हो सकता है या कोई भी दूसरा नेचुरल फाइबर हो सकता है, ह्यूमन लेबर जो उसमें काम कर रहे हैं, फैक्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ठीक। प्रोसेस क्या है? गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग, ठीक है। ये गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग क्या है? दीज आर दी प्रोसेस जिनकी मदद से एक कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है। गिनिंग का मतलब क्या होता है? जब कॉटन जैसा कोई भी या चलो कॉटन को ही मान ले, तो कॉटन को जब आप एग्रीकल्चरल फील्ड से अलग करते हैं तो उसको तो छोटे छोटे एकदम मतलब उसको सेपरेट किया जाता है। कॉटन के फ्लावर होते हैं, उनको सेपरेट किया जाता है, राइट, और उनको पतला किया जाता है और स्पिनिंग के लिए बनाया जाता है, मतलब धागा बनाया जाता है उनसे, राइट। स्पिनिंग व्हील होता है चरखा, राइट, तो उसमें हम क्या करते हैं? चरखे में लपेट के जो फाइबर है उससे धागा बनाया जाता है। फिर वीविंग यानी कि
जो कपड़े को बुना जाता है, धागों को बुना जाता है एक साथ। डाइंग का मतलब होता है कपड़े में कलर करना। और प्रिंटिंग, राइट। जितने भी आप प्रिंटेड कपड़े देखते हैं उनमें जो प्रिंट्स हो रहे हैं या तो वो हैंड प्रिंटेड है या तो वो मशीनरी के थ्रू है, लेकिन दोनों तरीके से में ये जो प्रिंटिंग है ये एक्चुअली एक प्रोसेस है। और आउटपुट का मतलब क्या है कि जो शर्ट या जो भी कपड़ा आप पहन रहे हैं वो उसका आउटपुट है, ठीक। तो इंडस्ट्रियल सिस्टम में कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ ये तीन एलिमेंट्स को याद रखना है कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। गेटिंग? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, इंडस्ट्रियल रीजन्स। इंडस्ट्रियल रीजन का मतलब क्या है? क्या आपकी कंट्री की सारी इंडस्ट्रीज किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में है? नो, राइट। लेकिन आपकी कंट्री में बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं या इंडस्ट्रियल जोन है, मतलब वहाँ पर इंडस्ट्रीज ज़्यादा है। गेटिंग? जैसे कि अगर हम बेंगलोर की बात करते हैं तो वहाँ पर आईटी इंडस्ट्री ज़्यादा है, राइट। अगर आप एमपी की बात करते हैं तो यहाँ पर एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री ज़्यादा है। तो अलग अलग रीजन्स बने हुए हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए। ओके, अब यहाँ पर आपको एक मैप दिया गया है जिसमें मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स दिखाए गए हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग रीजन्स दिखाए गए हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका में, फिर इंडिया का तो हालांकि बहुत छोटा सा दिया है, ये गंगा वैली के ऊपर वाला जो रीजन बताया गया है, फिर ये मुंबई के पास वाला जो रीजन बताया है। तो बहुत सारे, ये तो काफ़ी वर्ल्ड मैप है इसलिए हम इसमें डिटेल्ड व्यू नहीं देख पा रहे हैं, पर इंडस्ट्रियल रीजन्स जो है वो पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर क्या है, लोकेटेड है। इनमें से एक चीज़ हमको देखनी ज़रूरी है कि ज़्यादातर जो है वो टेम्परेट रीजन में। टेम्परेट एरिया मतलब क्या होता है? ऐसा जोन जो आपके ट्रॉपिक्स के पास है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ना, इक्वेटर के बाद। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट जो है वो मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। तो ऐसी जगह पर इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले लोगों को आसानी होती है, प्लस रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। गेटिंग? फिर सी पोर्ट्स के पास होता है। सी पोर्ट्स के पास क्यों होते हैं? ताकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ईजी हो, है ना। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो वाटरवेज से बचाया जा सके। एंड कोल फील्ड्स के पास क्यों? क्योंकि लगभग सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें आपको पावर की ज़रूरत पड़ती है, और वो पावर आपको कहाँ से मिलेगा? कोल से, है ना। मतलब और भी वेज है हमारे पास, लेकिन ज़्यादातर पुराने समय से जो हम देखते आ रहे हैं कि कोल को बर्न करके हम पावर को यूज़ करते हैं। इंडिया की अगर आप बात करते हैं तो हमारे पास इंडस्ट्रियल रीजन कौन कौन से हैं? मुंबई पुणे क्लस्टर, मतलब मुंबई पुणे वाला जो रीजन है। फिर बेंगलोर तमिलनाडु, हुगली रीजन कहाँ पर है? कोलकाता। देन अहमदाबाद बड़ौदा रीजन अलग अलग चीज़ों के लिए है। छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, छोटा नागपुर कहाँ पर है? झारखंड के पास। छोटा नागपुर इज अ प्लेट्यू। इंडस्ट्रियल बेल्ट बोल रहे हैं मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको मिनरल्स मिलते हैं। अहमदाबाद बड़ौदा रीजन में आपको टेक्सटाइल्स के लिए देखा जाता है, राइट। मुंबई पुणे या जो आपका बेंगलोर तमिलनाडु रीजन है ये किसके लिए है? बेसिकली फॉर आईटी। विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन, कोलम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। ये क्लस्टर का मतलब क्या है? ग्रुप। क्लस्टर का मतलब क्या होता है? ग्रुप। की ज़्यादातर इंडस्ट्रीज इस पर्टिकुलर एरिया में बनी हुई है, और इसका कारण क्या है? वही जो अभी हमने फैक्टर्स देखे थे, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। मेजर इंडस्ट्रीज कौन सी है? ऐसी इंडस्ट्रीज जो बाकी सारी इंडस्ट्रीज को वर्क कराने में मदद करती है। जैसे ज़्यादातर मेजर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है? आयरन एंड स्टील, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज है उन सब में आयरन और स्टील की ज़रूरत पड़ती है। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री को ही स्ट्रॉन्ग करना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है। एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, वाई? क्योंकि विद द ग्रोइंग पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है कि हम टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो करते जाएं, है ना। विद दी एज कम्पेयर टू दी अदर कंट्रीज़ इन दी वर्ल्ड, हमें भी ज़रूरी है कि हम हर डेवलप्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाए, राइट, कल को, ताकि हमारे ऊपर कोई भी प्रकार का साइबर अटैक या कुछ भी ऐसी सिचुएशन ना आए कि हम अपनी कंट्री के डेटा को ना बचा पाए। और कब होगा? जब हमारे यहाँ की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगी। जो आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये तो बहुत पुराने समय से चलती आ रही है ना। ऑल्दो इनका इंपॉर्टेंस आज भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो आईटी इंडस्ट्री है ये अभी अभी इमर्ज हुई है कुछ सालों पहले। लेकिन
ये इक्वली और रादर कभी कभी इनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो जाती है। जिसका कारण क्या है? क्योंकि टेक्नोलॉजी के जितने यूजेस हैं उतने मिसयूज़ भी हो जाते हैं, और अगर आप अपनी कंट्री के डेटा को नहीं संभाल पाएंगे तो वो आपकी पूरी कंट्री के लिए, पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। कंट्रीज इन विच आयरन और स्टील इंडस्ट्री ज़्यादा है: जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान, रशिया। अब इसको कैसे देखना है? अपनी एटलस खोलो और इन कंट्रीज़ को लोकेट करो। 3-4 दिन तक लगातार लोकेट करना है। देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री आपकी कौन कौन सी जगह पर मिल सकती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 याद कर सकते हो, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट ये ज़्यादा है, क्योंकि देखो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि कहाँ कहाँ पर है, लेकिन अभी इन सब चीज़ों की मदद से आप क्या कर पाएंगे? आप कंट्रीज़ की लोकेशन को याद कर पाएंगे, जो आपके फर्दर क्लासेस में आपको हेल्प करेंगी। और कंट्रीज़ की लोकेशन याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब आपकी 9th स्टैंडर्ड में जो हिस्ट्री है वो वर्ल्ड हिस्ट्री आएगी, और वर्ल्ड हिस्ट्री आएगी तो वो आपको पूरे वर्ल्ड में घुमाएगी। ज्योग्राफी में तो घुमाएगी ही सही, लेकिन हिस्ट्री में भी घुमाएगी। तो अभी से ये सब याद करो, लोकेट करना सीख लो एटलस में, तो ज़्यादा बेटर है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में कंसंट्रेटेड है, हांगकॉन्ग, चाइना के पास, साउथ कोरिया, जापान, पैसिफिक ओशन में, और ताइवान। इन सारी जगह पर क्या है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज़्यादा है। और आईटी इंडस्ट्री के मेजर हब्स कहाँ पर हैं? आपकी सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया यानी यूएसए, एंड बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया में जो सिलिकॉन वैली रीजन बोला जाता है वो किसको बोला जाता है? बेंगलोर को, क्योंकि यहाँ पर हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा आईटी इंडस्ट्री डेवलप्ड बेंगलोर में ही है। ओके, आयरन और स्टील इंडस्ट्री। अब आयरन और स्टील इंडस्ट्री को थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में बताया गया है। क्यों? क्योंकि इसको बैकबोन ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज बोला जाता है। आयरन और स्टील के बगैर अब आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग्स बनाना पॉसिबल नहीं है, मशीनरी बनाना पॉसिबल नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो इंडस्ट्री सारी इंडस्ट्रीज़ को मदद कर रही है, सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए बैकबोन है, बेसिक है, उसको डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आयरन और स्टील इंडस्ट्री को? दिस इज अ फीडर इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट आर यूज एज रॉ मटेरियल फॉर द अदर इंडस्ट्रीज। मतलब आयरन और स्टील इंडस्ट्री में बनने वाला जो आयरन और स्टील है वो इनके लिए तो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, आउटपुट है, लेकिन बाकी सारी इंडस्ट्रीज के लिए वो इनपुट बन जाता है। इनपुट्स फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल सच एज आयरन ओर, कोल एंड लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का मतलब क्या होता है? जो आपके चूने का पत्थर होता है, ज़मीन के अंदर मिलता है। along with the labor, capital, site का मतलब location and other infrastructure. The process of converting iron ore into steel involves many stages. मतलब कि stages का मतलब क्या है यहाँ पर? processes. पहले रॉ मटेरियल जो होता है उसको एक ब्लास्ट फर्नेस में रखा जाता है, जहाँ पर उसको स्मेल्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो आपका आयरन ओर है उसको एक बहुत ही ज़्यादा बड़े ब्लास्ट फर्नेस, यानी ऐसी आपका है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर आग होती है, उसके अंदर उसको रखा जाता है ताकि स्मेल्टिंग हो, यानी कि वो पिघल जाए। उसको फिर रिफाइन किया जाएगा, इट इज देन रिफाइंड, द आउटपुट ऑब्टेन इज स्टील विच मे बी यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल। तो इस तरीके से हम आयरन से क्या बना पा रहे हैं? स्टील। स्टील इज टफ एंड इट कैन ईजिली बी शेप्ड, कट और मेड इनटू वायर। स्पेशल अलॉयज का मतलब क्या होता है? साइंस में आपने पढ़ा है, मतलब मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट्स या मिनरल्स। Special alloys of steel can be made by adding small amounts of other metals such as aluminium, nickel, copper। मतलब हम स्टील में एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर या ऐसे अदर मेटल्स मिलाकर क्या कर सकते हैं? उसके अलग अलग फॉर्म्स बना सकते हैं, उसी को हमने अलॉय बोला है। अलॉयज गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस, टफनेस और एबिलिटी टू रेजिस्ट रस्ट। क्यों बनाए जा रहे हैं अलॉयज? क्योंकि हम एक पर्टिकुलर स्टील प्रोडक्ट से थोड़ा थोड़ा उसके फॉर्म चेंज करने के बाद अलग अलग यूजेस लेना चाहते हैं। कहीं पर हमको ज़्यादा टफनेस की ज़रूरत है, कहीं पर हमको उसको मोल्ड करना है, हमें उसको वायर बनाना है, या फिर हमें उससे मशीनरी बनानी है, रस्ट यानी कि जंग ना लगे उसमें, रेजिस्ट करानी है रस्ट। तो अलॉयज बनाकर उनसे अलग अलग मोटिव्स को पूरा करा लिया जाता है। Steel is often called the backbone of modern industry. Almost everything we use is either made of iron or steel or has been made with tools or machinery of these metals. क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें मशीनरी से बन रही है, मशीन खुद आयरन और स्टील से बनती है। शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक्स एंड ऑटोज आर मेड लार्जली ऑफ स्टील।
इवन दी सेफ्टी पिन्स एंड द नीडल्स यू यूज आर मेड फ्रॉम स्टील। मतलब आप सोच सकते हैं कितना मिनिमम से लेकर कितना मैक्सिमम तक काम जो है वो आयरन और स्टील में कहीं ना कहीं तो बेस कर रहा है, राइट। ऑयल ड्रिल्स बनाई जाती हैं, पाइपलाइंस बनाई जाती हैं, फिर मिनरल्स जो है उनको माइन किया जाता है स्टील इक्विपमेंट से, स्टील की मशीनरी से। फार्म मशीनरी जो है एग्रीकल्चर में जो काम आ रही है, ट्रैक्टर्स में जो आपके हार्वेस्टर्स वगैरह लगे, सब में आयरन और स्टील कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है। लेकिन 1800 AD से पहले आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई, रनिंग वाटर ऐसी जगह पर रहती थी जहाँ पर ये सारी चीज़ें आसानी से अवेलेबल है। लेकिन अब आयरन और स्टील इंडस्ट्री की सही लोकेशन क्या है? नियर दी कोल फील्ड्स, मतलब जहाँ पर उनको कोल माइंस मिल जाए आसानी से, या फिर जो कैनाल्स और रेलवे से पास हो, ताकि ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो। रीज़न क्या है? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अगर डेवलप है तो रॉ मटेरियल आ सकता है कॉस्ट कम करके। गेटिंग पावर सप्लाई अब अलग अलग तरीके से उसको पूरा किया जा सकता है, राइट। इसलिए अब प्रायोरिटीज जो है लोकेशन की वो धीरे धीरे करके चेंज होती जाती है। 1950 के बाद क्या होने लगा? आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो कहाँ पर मिलने लग गई? ऐसा एरिया जो सी पोर्ट्स के पास है। ये क्यों दोबारा चेंज हुआ? मतलब ये 3 बार हमने देखा कि चेंजेस आए आयरन और स्टील इंडस्ट्री की लोकेशन में। कारण क्या है चेंज आने का? क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता चला गया, हम बहुत सारी चीज़ों को दूर रहकर भी, है ना, ये लैंड मतलब आप कहें रॉ मटेरियल से या मार्केट से दूर रहकर भी हम उसका काम अच्छे से चला पा रहे थे। लेकिन अब सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज बनाते हैं? पोर्ट्स के पास, ठीक है। मतलब ऐसी जगह जहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, आराम से सीज की मदद से उनको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। क्योंकि अब हम आयरन और स्टील इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं कि सिर्फ अपनी कंट्री में नहीं, हम दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, राइट। इंडिया में ज़्यादा इंडस्ट्रीज क्यों बन रही हैं आयरन और स्टील के बारे में अगर हम फोकस करें तो? क्योंकि इंडिया में रॉ मटेरियल्स मिल जाता है आसानी से, चीप लेबर। वही काम अगर दूसरी कंट्री का लेबर करेगा तो ज़्यादा पैसे में करेगा, लेकिन अगर हमारे यहाँ का करेगा तो कम पैसे में कर देगा। रीज़न क्या है? पॉपुलेशन ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट कम है। ट्रांसपोर्टेशन के हमारे पास ज़्यादा मतलब फैसिलिटीज़ तो बाहर भी हैं, लेकिन हमारे पास बल्क में ट्रांसपोर्ट करने के बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं, राइट। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है? मार्केट। इंडिया एक डेवलपिंग मार्केट है लगभग हर प्रकार के प्रोडक्ट्स के लिए। फिर इंडिया के इम्पॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स कौन कौन से हैं? भिलाई इन छत्तीसगढ़, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ये लगभग 4 स्टेट्स में फैले हुए इतनी सेंटर्स हैं जहाँ पर स्टील का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। जैसे अगर आप भिलाई की बात करते हैं तो वहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट है। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है सिर्फ और सिर्फ स्टील प्रोडक्शन के लिए, राइट। इसी तरीके से जैसे आपके वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये 4 स्टेट्स में ये जो स्टेट्स फैली मतलब ये जो सेंटर्स फैले हुए हैं ये एक्चुअली सिटीज़ के नाम है, ठीक। और यही सारे स्टेट्स में क्यों? क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल हो जाता है। भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्रा, सलेम इन तमिलनाडु आर अदर इंपॉर्टेंट स्टील सेंटर्स यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज, ठीक है। लोकल रिसोर्सेज ही आपको बताते हैं कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हमारे पास इन जगहों पर है, मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है। दैट इज़ वाई यहाँ पर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ को बनाया गया है। ओके, अब पढ़ लेते हैं जमशेदपुर के बारे में। जमशेदपुर इम्पॉर्टेंट क्यों है? जमशेदपुर इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि टिस्को यहाँ पर बना हुआ है ना। जमशेदपुर बेसिकली एक सिटी का नाम है जहाँ पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको आप टिस्को बोलते हैं, वो सबसे पहले ये आपकी कंट्री का सबसे पहला स्टील प्लांट था, राइट। और 1947 यानी कि आप सोच सकते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले की बात है, जब हम आज़ाद नहीं हुए थे तब भी टिस्को था। और टिस्को को फ़ायदा कब मिलता है? जब आपका वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है। वर्ल्ड वॉर टू कब से कब तक चला था? 1939 से लेकर 1945 तक, ठीक।
और हम बात कर रहे हैं 1947, मतलब कि वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के 2 साल बाद हमको मिल गई इंडिपेंडेंस। ठीक, अब वर्ल्ड वॉर 2 जब चल रहा था तो ब्रिटेन और बहुत सारी कंट्रीज़ सब लोग वॉर में इन्वॉल्व थे। इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी था, तो यहाँ पर ब्रिटेन की बहुत सारी वॉर नीड्स को पूरा करने के लिए उनको आयरन और स्टील की ज़रूरत पड़ी, वेपन्स बनाने के लिए, शिप्स बनाने के लिए, सब कुछ के लिए। ठीक, अब ब्रिटेन तो खुद वॉर में था, तो वहाँ की ये जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज थी वो उतनी ज़्यादा इफेक्टिवली काम ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग वॉर में भी थे। तब वहाँ पर टाटा आयरन और स्टील कंपनी लिमिटेड जो है, यानी जिसको हम टिस्को बोलते हैं, इसको एक फ़ायदा हुआ कि इसको अपॉर्चुनिटी मिल गई उस समय ग्रो करने की, राइट। और इन्होंने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया और टिस्को को काफ़ी आगे तक लेकर गए। आज भी आप टिस्को का नाम आसानी से कहीं पर भी सुन सकते हैं, राइट। टिस्को प्राइवेटली ओन था। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बहुत सारे दूसरे आयरन एंड स्टील प्लांट्स को सेटअप किया। टिस्को 1907 में साक्ची नाम की एक जगह क्या किया गया, उसको बनाया गया। कहाँ पर, सुबर्णरेखा और खारकाई रिवर जो झारखंड में है उनके बीच वाले हिस्से में, कन्फ्लुएंस, यानी जैसे 2 रिवर ऐसे मिलती है तो उसका जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं कन्फ्लुएंस। लेटर साक्षी को क्या नाम दे दिया गया, जमशेदपुर, राइट। जमशेदपुर सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट था पूरी कंट्री में आयरन और स्टील इंडस्ट्री बनाने के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं था कि जमशेदपुर में ऐसे ही बना दिया, साक्षी में ऐसे ही इंडस्ट्री बना दी गई थी। इस इंडस्ट्री को सेटअप करने से पहले कंट्री के बहुत सारे एरियाज़ को, बहुत सारे रीजन्स को इन्होंने क्या किया होगा, एग्जामिन किया होगा, और फिर इनको सबसे ज़्यादा सूटेबल लगा जमशेदपुर, तो इन्होंने यहाँ पर इंडस्ट्री बना दी। ओके, साक्षी को क्यों चुना गया स्टील प्लांट के लिए? एक लोकेशन, क्योंकि वो सिर्फ 32 किलोमीटर था किससे, कालीमाटी स्टेशन, है ना, जो कि बंगाल नागपुर रेलवे लाइन जो थी, एक कनेक्टिविटी थी बंगाल से नागपुर तक की, वहाँ के 32 किलोमीटर पास ही था। दूसरा कारण, आयरन ओर पास में थी, कोल और मैग्नीज जैसे डिपॉजिट्स जो थे वो आसानी से मिल जाते थे, राइट। और कोलकाता जो कि एक लार्ज मार्केट था, गेटिंग, मतलब झारखंड के पास, झारखंड में है आपका जमशेदपुर और उसके पास है आपका वेस्ट बंगाल, तो वहाँ पर कोलकाता, क्योंकि ब्रिटिशर्स के समय पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट था बंगाल, कलकत्ता उसकी कैपिटल थी, तो बहुत ही बड़ा मार्केट वहाँ पर मिल गया था। तो सारे तरीकों से जितने भी हमने फैक्टर्स देखे थे, सबसे सूटेबल था आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए आपका जमशेदपुर, या जिसका पहला नाम था साक्ची। टिस्को को कोल कहाँ से मिल रहा था, झारिया कोल फील्ड से, और आयरन और लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैग्नीज कहाँ से मिलता था, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से। ये दोनों रीजन ऐसे, स्पेशली छत्तीसगढ़ और झारखंड ऐसे रीजन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स है। जब भी हमने छोटा नागपुर प्लेटू नाम देखा था, वो आपके झारखंड का एक ऐसा प्लेटू है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिनरल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। खारकाई और सुबर्णरेखा रिवर से क्या मिल रहा था, पानी की सप्लाई आराम से हो जा रही थी, और गवर्नमेंट इनिशिएटिव की मदद से क्या मिल रहा था, कैपिटल, क्योंकि इकलौती इंडस्ट्री थी। और जब गवर्नमेंट ये देखती है इंडिपेंडेंस के बाद कि एक हमारे पास ग्रोइंग इंडस्ट्री है जो बाकी इंडस्ट्रीज के लिए बेस बन सकती है, तो हमें उसमें पैसा लगाना चाहिए। जमशेदपुर में दूसरे और भी इंडस्ट्रियल प्लांट्स सेटअप हुए टिस्को के बाद, है ना, अलग अलग फील्ड्स में, जैसे केमिकल्स, लोकोमोटिव पार्ट्स। लोकोमोटिव पार्ट्स का मतलब क्या होता है, जो आपकी व्हीकल्स में पार्ट्स लगे होते हैं, है ना। फिर एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर के लिए मशीनरी बनाई गई, टेन प्लेट, केबल, वायर और बहुत सारी अलग चीज़ों के लिए क्या बनाई गई, इंडस्ट्रीज। क्यों, क्योंकि ये सारी चीज़ों में मिनरल्स का यूज़ होता है। फिर डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर्स टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। Almost all sectors of Indian industry depend heavily on the iron and steel industry for their basic infrastructure requirements. The Indian iron and steel industry consists of large integrated steel plants as well as mini steel plants. Mini steel mills, मतलब अलग अलग लेवल की, स्मॉल स्केल कहें आप, लार्ज स्केल कहें, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। पिट्सबर्ग का एग्जाम्पल क्यों दिया है? पिट्सबर्ग यूएसए में एक जगह है जिसको स्टील सिटी भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, जिनको
लोकेशनल एडवांटेजेस मिलते हैं, अगेन ये भी ऐसी जगह इंडस्ट्री बनाएंगे जहाँ पर इनको एडवांटेजेस मिले, राइट। रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाएगा मिनेसोटा से। फिर शिपिंग के लिए बहुत आसान तरीका है। ओर्स जो है पूरी की पूरी ओर्स को बेचा जा सकता है। ग्रेट लेक्स वाटरवे है, मतलब कि 5 लेक्स है जहाँ पर उनसे उनको पानी मिल जाएगा और इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाता है, ठीक है। तो मतलब सारे तरीके से यहाँ पर क्या था, अच्छे खासे एडवांटेज मिल रहे थे पिट्सबर्ग में, इसलिए इन्होंने आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज को यहाँ पर डेवलप किया। ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज बहुत पुराने समय से कॉटन टेक्सटाइल्स का यूज़ इंडिया में लोकल पीपल काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं। दूसरा, हम एग्रीकल्चरली भी कॉटन को अच्छे खासे लेवल पर ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन साथ देती है। कॉटन को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, क्योंकि अगर फ्रॉस्ट एक भी बार गिर गई इन 210 दिनों में आपकी कॉटन की क्रॉप के ऊपर, तो वो ख़राब हो जाती है। गेटिंग? और हमारे यहाँ पर टेक्सटाइल से जुड़े हुए बहुत सारे कल्चर भी हैं, और एक तरीके से हम कहें उसको आर्ट की नज़रिए से भी देखा जाता है। कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लेक्स, इन सारी चीज़ों से क्या बनते थे हमारे यहाँ कपड़े, और आज भी बनते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी अलग अलग बेसिस में डिवाइड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। अगर वो नेचुरली बने हुए फाइबर्स को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि वूल, सिल्क, कॉटन, लिनन और जूट, क्योंकि हम इनको एग्रीकल्चर की मदद से या एनिमल रियरिंग की मदद से क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, राइट। तो इनको आप कहेंगे नेचुरल फाइबर इंडस्ट्री। और दूसरा मैनमेड फाइबर्स, यानी कि जो नायलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्रेलिक या रेयॉन, मतलब ऐसा कपड़ा जो नेचुरली, या मैं कहूँ ऐसा फाइबर जो नेचुरली ग्रो नहीं किया है एग्रीकल्चर की मदद से या कल्टीवेशन करके, इसको बहुत सारे एलिमेंट्स को मिलाकर एक मिक्सचर तैयार किया गया है, एक मिक्स्ड एलिमेंट तैयार किया गया है, उसको आपने बोला है मैनमेड फाइबर, ठीक। चलो, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है दुनिया में ये भी बहुत पुरानी इंडस्ट्री है, क्योंकि हमने जब देखा था कि ब्रिटेन में आया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तब इन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था, राइट। और उसके लिए इंडिया से रॉ मटेरियल्स लेकर जाते थे, इंडिया से डाइज, इंडिगो, है ना, इंडिगो के बारे में पढ़ा था, क्यों हुआ था? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कारण, राइट। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पहले कॉटन क्लॉथ को कैसे बनाया जाता था? आपके स्पिनिंग टेक्निक्स, मतलब कि जो चरखा वगैरह होता था इंडिया में, हम उससे करते थे। फिर मशीन्स आ गई, लूम्स, हैंडलूम्स। फिर हैवी मशीनरी आ गई जिसने हैंडलूम को भी हटा दिया और सीधा क्या करने लगा, कपड़ा बनाना चालू कर दिया। इंडिया की जो ट्रेडिशन है कॉटन टेक्सटाइल के मामले में काफ़ी ग्लोरियस है। रादर हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री के लिए नहीं बनाया, हमने एक्सपोर्ट भी किया है, क्योंकि इंडिया के जो कॉटन क्लोथ्स या कॉटन साड़ीज़ जिनको आप कहें, वो ब्रिटेन में और बाकी कंट्रीज़ में धीरे धीरे करके काफ़ी फेमस होने लगी थी। हैंड स्पन जो कपड़ा है, मतलब हाथ से बुना हुआ जो कपड़ा है, या हैंड वोवन क्लोथ जो है, उसका पहले से ही बहुत ज़्यादा मार्केट था, राइट। लेकिन ब्रिटिशर्स की जैसे इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, वैसे उनका कपड़ा जो था, उनका जो प्रोडक्ट था, वो चीप हो गया, क्योंकि वो मशीन से बना था, उसमें समय कम लग रहा था, उसमें मेहनत कम लग रही थी, और इंडियंस जो हाथ से बनाकर काम कर रहे थे उनका प्रोडक्ट महंगा हो गया। तो हमारा थोड़ा सा टेक्सटाइल मार्केट वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है, और बहुत सारे लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का काम छोड़ देते हैं। मसलिन कहाँ पे मिलता है? ढाका। चिंट्स ऑफ मसूलीपट्टनम, कैलिकोज ऑफ कैलिकट एंड गोल्ड रॉड कॉटन ऑफ बुरहानपुर, सूरत एंड वडोदरा वर नोन वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी एंड डिज़ाइन। ये अलग अलग प्रकार के कपड़ों के नाम आपको दिए गए, कुछ स्पेशलिटी के कारण ये फेमस थे अपने अपने एरिया से। लेकिन जो आपका हैंड वोवन कॉटन टेक्सटाइल सिस्टम था वो काफ़ी एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है। इसलिए जो ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है वो नई नई इंडस्ट्री से या नई नई मशीनरी से बनने वाला जो कपड़ा था उससे compete नहीं कर पाते, राइट। और सबसे बड़ा झटका हमको तभी लगता है जब ब्रिटेन में आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करते हैं और हमारे यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री वीक पड़ जाती है। फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854। ये भी इंडिपेंडेंस के पहले है, ठीक है। फिर इंडिया में क्या था कि भाई हम इंपोर्ट कर सकते हैं मशीनरी, राइट। हमारे यहाँ पे क्लाइमेट ठीक ठाक है, वार्म भी है, मॉइस्ट भी है,
बारिश भी ठीक ठाक हो जाती है, धूप भी मिल जाती है, रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा, स्किल्ड लेबर भी मिल जाएगा और चीप लेबर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, आपकी इंडस्ट्रीज को बनाना चालू कर दिया। सबसे पहले महाराष्ट्र, गुजरात में, ठीक है, जिसको आप सूरत वगैरह सुनते हैं आप, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा क्लाइमेट मिला, राइट। लेकिन अब हम क्लाइमेट को भी एक तरीके से आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है वो अलग अलग जगह पर भी क्या कर रही है, फैल रही है। ओके, अहमदाबाद। अहमदाबाद किसके लिए है, बेसिकली आपका टेक्सटाइल के लिए, ठीक है। अहमदाबाद, सूरत रीजन, इनको अहमदाबाद को बोला जाता है कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। वाई? क्योंकि मैनचेस्टर इंग्लैंड में जगह है जहाँ पर सबसे अच्छा टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनती थी, और इंडिया में हम इसको किसको बोलते हैं, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अहमदाबाद को। रीज़न क्या है अहमदाबाद, क्यों अहमदाबाद में ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनी? बिकॉज ऑफ द फेवरेबल लोकेशनल फैक्टर्स, राइट। क्लाइमेट भी यहाँ पर ठीक ठाक था, कॉटन ग्रोइंग एरिया भी था पास में, फिर रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता, डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा थी, मार्केट भी स्टेब्लिश्ड था, तो परेशानी यहाँ पर नहीं हुई, राइट। यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र दोनों में आपको स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर मिल जा रहे थे फॉर द पर्पस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ट्रांसपोर्टेशन डेवलप था, राइट। तो इसकी मदद से क्या हुआ, पहले आपके हैंड वोवन टेक्सटाइल के लिए फेमस हुआ अहमदाबाद, और उसके बाद अहमदाबाद में भी बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगी, राइट। तो इन्होंने दोनों तरफ से क्या किया, डेवलपमेंट अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का करना चालू किया। और जब इंडिया कंपटीशन फेस करता है तो हमारे यहाँ के जो कपड़े बनाने वाले लोग थे, जो हमारे यहाँ के मर्चेंट्स थे, उन्होंने भी मशीनरी का यूज़ करना चालू कर दिया ताकि हमारे यहाँ का जो कपड़ा है वो भी ब्रिटेन से compete कर पाए। नेक्स्ट, ओसाका। ओसाका को बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ जापान। क्यों? क्योंकि ये जापान में कपड़े की इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। अब ओसाका जो है जापान में है, जापान आइलैंड कंट्री, ठीक है, मतलब कि आसानी से उसके पास ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का तो आसानी से क्या है, अवेलेबिलिटी तो है, ठीक। फिर जो कुछ एरियाज ओसाका का है जहाँ पर कॉटन का कल्टीवेशन हो सकता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस सूटेबल है, तो इसलिए ओसाका को चुना गया और उसको मैनचेस्टर ऑफ जापान बोला गया। रिवर कौन सी है यहाँ पर? योडो, जो सफिशिएंट पानी प्रोवाइड कर देती है, लेबर आसानी से मिल जाते हैं, पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं रॉ मटेरियल्स के लिए और फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, मैनचेस्टर ऑफ जापान। सबको मैनचेस्टर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ब्रिटेन के मैनचेस्टर से हम सबको कंपेयर कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग सिटीज़ होती हैं एक तरीके से, जो ज़्यादा फेवरेबल लगती है, वहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जाता है, और इसी तरीके से इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स यहाँ पर या इंडस्ट्रियल रीजन्स जो हैं वो बनने लग जाते हैं। अब यही चीज़ अगर आप आगे जाके थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इकोनॉमिक जोन्स बनते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनते हैं। सारा का सारा किस लिए? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ की जो लोकेशन है अगर वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल होती है तो फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है, कॉस्ट कम पड़ती है, मार्केट ईजिली अवेलेबल होता है और प्रोडक्ट से प्रॉफिट इंक्रीज होता है, राइट। और ओवरऑल इंडस्ट्रीज़ का डेवलप होना किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कारण क्योंकि आपका अगर प्राइमरी सेक्टर अच्छा है, आपका टर्शरी सेक्टर अच्छा है, तो भी आपकी कंट्री में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने वाला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, जिसको आप सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं, राइट। तो इंडस्ट्रीज़ का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट देती है, प्रोडक्शन बढ़ाती है, कंट्री के इनकम को बढ़ाती है ना, मार्केट को डेवलप करती हैं, लोगों के चॉइस या उनकी जो परचेजिंग पावर है उनको डेवलप करती हैं, ओके। और कंट्री के लिए बहुत सारा कैपिटल भी लेकर आती हैं दूसरी कंट्रीज से। दैट इज़ वाई इंडस्ट्रीज़ आर इम्पॉर्टेंट। हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, टाइप्स पढ़ लिए, कितने प्रकार की इंडस्ट्रीज जो ज़्यादा मेन है, लोकेशन कैसे डिसाइड होती है, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस चैप्टर। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। रीड कर लें चैप्टर तो ज़्यादा बेटर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है एक तरीके से हम देखें, है ना। छोटे छोटे डिटेल्स हैं, कंट्रीज़ के बारे में लिखा हुआ है, सिटीज़ के बारे में लिखा हुआ है, तो
एक एक दो दो लाइन में आप याद कर लें, छोटे छोटे से नोट्स बना लें तो ज़्यादा बेटर है। बाकी आपको कोई भी हेल्प लगती है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।